बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान से तमगर इज़ा कलम फरवा खालिद। किस्त नंबर 37। तुम्हें क्या लगता है हाजिम सालार ये ड्रामा करके एसपी हिबा को बेवकूफ़ बना लोगे? इसकी गर्दन में बाजू हमाइल करते हुए, इसकी आंखों में झांकते हुए इसे बावर करवा गई थी कि इसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था। जबकि इसकी ये दिलरुबा अदा हाजिम सालार के दिल पर बिजलियां गिरा गई थी। वो इसे दूर करता उठ खड़ा हुआ था। तुम्हें किसने कहा था इस फील्ड को ज्वाइन करो? बाकी आम लड़कियों की तरह कोई नॉर्मल काम नहीं कर सकती थी। हाजिम इसे पूरी तरह इग्नोर करने की कोशिश में पानी का गिलास उठाता होंठों से लगा चुका था। अगर यह फील्ड ज्वाइन ना करती तो तुम तक कैसे पहुंच पाती मीर हाजिम सालार? हिबा इसके मुकाबले आन खड़ी होती, उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी आज। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझ तक पहुंच चुकी हो? हाजिम ने इसकी जानिब देखते हुए सवाल किया था, जिसकी आंखों में चमक अनोखी थी। हाँ, और बहुत जल्द तुम्हारे गैंग को ख़त्म करके अपने शौहर को वापस पा लूँगी। हिबा उसकी असलियत जानकर भी उससे नफरत नहीं कर पाई थी। वो इसे सुधारना चाहती थी। वो चाहती थी कि हाजिम इन अंधेरों से निकल कर इसके साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। ऐसा नामुमकिन है। जो मेरे गैंग की जानिब बुरी निगाह से देखेगा, इसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। मेरे साथी, मेरे लोग, मेरी ज़िंदगी हैं, जिनके बगैर हाजिम सालार अब कुछ भी नहीं है। हाजिम का अंदाज बेलचक था, जबकि इसकी बात पर हिबा तप उठी थी। तो तुम अपनी इन बुराइयों में घिरे लोगों की खातिर मुझे भी नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करोगे? हिबा उसका गिरेबान मुट्ठियों में दबोचते हुए इसके मुकाबिल आई थी, जबकि हाजिम इसके इस बथराए अंदाज पर अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाया था। तुम तो मेरी जान हो। तुम्हें नुकसान पहुंचाने से पहले हाजिम सालार खुद को न ख़त्म कर दे। उसकी कमर में बाजू हमाइल करते हुए इसे अपने करीब कर गया था, जबकि हिबा ने उलझी निगाहों से इसकी जानिब देखा था। तुम मुझे घुमा रहे हो हाजिम सालार? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? करना क्या चाहते हो? हिबा को हाजिम का पुरस्कार अंदाज ठठरा गया था, जब उसी लम्हे इसके कानों में फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी थी। ये फायर कहाँ हुए हैं? हिबा ने तशवीश भरी निगाहों से हाजिम को देखा था। वडेरे कुर्बान शाह के आदमियों को फोर्स के लोगों के यहाँ आने की खबर हो चुकी है। ये अभी जो फायरिंग हुई है, ये तुम्हारे ही साथियों को मारा गया है, और जिन लोगों को तुम मारने जा रही थी वो सब जाग रहे थे और तुम्हारी जानिब से ही किसी हमले के मुंतज़िर थे। तुम्हारे ऑफिसर की अकल लगता है घास चरने जा चुकी है। कितनी बार उन तक पैगाम भिजवाया गया है कि यहाँ अपने आदमियों को भेज कर उनकी जान खतरे में मत डालें, मगर इन्हें तो बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही है। वडेरा कुर्बान शाह को ख़त्म करना आसान नहीं है। उसके मुखबर पुलिस फोर्स में बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद है, जिन्हें फैसला खिलाकर वो अपना गुलाम बना चुका है। एक लेडी ऑफिसर यहाँ आई हैं। इस बात की खबर तुम्हारे पहुँचने से पहले यहाँ तक पहुँच चुकी थी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से लौट जाओ। हाजिम ने इसे तफसील बताते इसका फ़क पड़ता चेहरा देखा था। अपने लोगों के मारे जाने का दुख आंसू बनकर इसकी आंखों से बह निकला था। उनके अपने लोग ही जब उनके खिलाफ थे तो वो भला किस तरह ऐसे वडेरों का मुकाबला कर पाती? तुम मुझे कमज़ोर और बुज़दिल समझते हो जो यूं डर कर भाग जाऊंगी मैं। इन लोगों के साथ साथ तुम्हें भी कातिल हो मेरे लोगों के। तुम्हें पता था ना कि वो उन्हें मारने वाले हैं, तो बताया क्यों नहीं मुझे? हाजिम सालार, मेरा दिल तुम्हारी असलियत जान लेने के बाद भी ये बात ना मानने पर बज़िद था कि तुम इतने बुरे इंसान नहीं हो सकते जो इंसानी जानों से खेलना जैसे घिनौना फ़ाल करते हो। मगर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक इंतहाई। हिब्बा ने इसे खुद आज़ाद करवाते बिना इसे समझे उस पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी थी। हाजिम खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था, मगर इसकी आखिरी बात बर्दाश्त ना कर पाते वो इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में लेता इसे खींच कर दीवार से लगाता इसके होंठों पर अपनी मजबूत हथेली जमा गया था। हाँ हूँ मैं इंसानों की जिंदगियां निगलने वाला खूनी दरिंदा। जान लेता हूँ मैं लोगों की, और ये भी जानता हूँ कि तुम समेत तुम्हारे दोनों पुलिस एहलकारों को मारने वाला है वो वडेरा। सब कुछ जानते हूँ। दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ मैं, जिसके लिए इंसानी जाने कोई अहमियत नहीं रखती। यही है मेरी असलियत, और मैं अपनी इस पहचान के साथ बेपनाह खुश भी हूँ। एसपी हिबा हाजिम सलार, तुम मुझ जैसे ब्लैक स्टार को कभी समझ ही नहीं पाओगी, क्योंकि तुम अब एक पुलिस वाली हो, हाजिम की हिबा नहीं हो, जो मेरे बिना बोले मेरी हर बात समझ आया करती थी। मैं तुम्हें अपने हवाले से कोई वजाहत नहीं दूंगा। हाजिम उसे आज़ाद करते हुए बाहर की जानिब बढ़ा था, जबकि हिबा ने उसे पीछे जाते उसकी कमर में बाजू हमाइल करते एक एक रसीद करते इसे नीचे गिराना चाहा। जब उसी लम्हे हाजिम वापस पलटा था और गिरते गिरते इसे भी अपने साथ खींच गया था। दोनों एक साथ पीछे रखे पलंग पर जा गिरे थे। उनके पूरे वजन से गिरते ही ज़ोरदार आवाज़ के साथ पलंग टूटता पूरे कमरे में वज़न पैदा कर गया था।
مجھے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے، پلیز لائٹ آن کر دو۔ پریسے نے اس سے التجا کی تھی، میری دنیا میں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ملے گا تمہیں، اس لیے جو کہنے آئی ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ شاویز اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھتا بے لچک اور بے حسی بھرے انداز میں گویا ہوا تھا۔ پریسے کا دل اس کی اس قدر سنگ دلی پر کانپ گیا تھا۔ پریسے اپنے بہت قریب اس کی دل فریب مہک محسوس کرتی چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اسے روم میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاویز کے سگریٹ کا دھواں اس کے نتھیوں سے ٹکراتا اسے کھانسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ شاویز سکندر، ہر شے پر تمہارا اختیار نہیں چل سکتا۔ پریسے کی آنکھوں سے آنسو پھسلا تھا۔ تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ پریسے اس سے بنا ڈرے اپنا لہجہ مضبوط کرتے بولی۔ بولو۔ شاویز نے ہاتھ بڑھا کر ساری لائٹیں آن کر دی تھی، لائٹس آن کر دی تھی۔ چند سیکنڈ کے اندر پورا کمرہ روشنیوں میں جگمگا گیا تھا۔ پریسے نے نگاہیں اٹھا کر بے قراری سے اس کے جلے بازو کو دیکھا تھا، جس پر اس شخص نے ابھی تک کچھ نہیں لگایا تھا۔ سیاہ لباس میں اپنے مغرور نقوش پر سختی بھرے تاثرات سجائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم اتنے بے رحم کیوں ہو؟ تمہیں خود پر بھی ذرا رحم نہیں آتا؟ کوئی انسان بھلا خود کو اتنی تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ اس کا زخم دیکھ کر پریسے کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو چکی تھی۔ تم کچھ کہنے والی تھی۔ شاویز اس کے آنسو دیکھ سختی سے اپنی مٹھیاں بیچ گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہر بات پر تمہارا اختیار نہیں چلے گا شاویز۔ سکندر، پریسے اس کی بات کو اگنور کرتی الماری کی جانب بڑھی تھی اور وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے واپس سے شاویز کے قریب آئی تھی۔ اس نے ابھی شاویز کا بازو تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب شاویز اس کے ہاتھ سے باکس چھین کر دور اچھال گیا تھا۔ اس کی کلائی تھام کر کمر کے پیچھے موڑتے اس نے جھٹکے سے پریسے کو اپنے قریب کیا تھا۔ پریسے اس کے اس جارحانہ عمل پر گھبرا گئی تھی۔ پریسے افندی، میں تمہاری موجودگی زیادہ دیر یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ہر بات کا اختیار ہے، تمہیں یہاں سے باہر پھینکوانے کا بھی۔ شاویز نے لال آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے بولتا اسے خود سے خوفزدہ کرنا چاہا تھا۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک اندیکھی جنگ چھڑ چکی تھی۔ اس نے پریسے کی کلائی اتنی سختی سے مروڑ رکھی تھی کہ پریسے کا چہرہ تکلیف کے مارے زرد پڑ چکا تھا۔ نہیں، ہر شے پر اختیار نہیں ہے تمہارا شاویز سکندر، مجھ پر اور میرے دل پر تو بالکل بھی نہیں۔ تم مجھ سے خود سے نفرت کروانا چاہتے تھے نا، مگر دیکھو نفرت نہیں کر پائی میں تم سے، محبت کرنے لگی ہوں میں تم سے، شدید محبت۔ پریسے تکلیف کے باوجود اس کی لال وحشت ناک آنکھوں میں جھانکتے بولتی اپنی محبت کا اظہار کر گئی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر شاویز کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ مگر مجھے نفرت ہے تم سے، شدید نفرت۔ شاویز نے اسے خود سے دور جھٹکتے پریسے کو قہر برساتی نگاہوں سے دیکھا تھا، جبکہ اس کے انداز میں اپنے لیے اتنی حقارت دیکھ پریسے لرز اٹھی تھی۔ اس کے الفاظ پریسے افندی کا دل چیر گئے تھے، جس نے آج تک کسی کے سامنے اپنی ذرا سی پسندیدگی کا اظہار نہیں تھا۔ وہ لڑکی آج ہر لحاظ بلا طاق رکھتی سامنے کھڑے بے درد انسان کے سامنے محبت کا اظہار کر گئی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح اپنی شفافیت کی انتہا کرتا اس کا دل چکنا چور کر گیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہوتے تو اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہر بار مجھے بچانے نہیں آتے۔ پریسے نے فوراً نفی میں سر ہلاتے اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں نظر آتے نفرت بھرے تاثرات وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ تمہاری جان میں نے تمہاری محبت میں پاگل ہوتے نہیں بچائی، تمہارے اور تمہارے خاندان کی بربادی کی خاطر تمہارا زندہ رہنا میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ تم میرا سب سے اہم مورا ہو، جسے اتنی آسانی سے موت نہیں مرنے نہیں دے سکتا میں۔ شاویز کی بات سن کر پریسے لڑکھڑائی تھی۔ اپنے لیے اس شخص کی آنکھوں میں اتنی نفرت دیکھنا جس سے آپ محبت کرتے ہو انتہائی دردناک تھا۔ پریسے کی حالت اس وقت ایسی ہی تھی۔ اس نے بے اختیار پاس رکھی کرسی کو تھامتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ اس نفرت کی وجہ جان سکتی ہوں؟ پریسے بمشکل بول پائی تھی۔ اس کی بھیگی آنکھوں کے پیچھے شاویز کا عکس دھندلا چکا تھا۔ افندی مینشن جا کر اپنے چچا شہباز افندی اور ہونے والے شوہر سفیان افندی سے پوچھنا، بہت تفصیل سے بتائیں گے تمہیں۔ اب جا سکتی ہو تم یہاں سے، بہت جلد آؤں گا میں افندی مینشن، تم سب کی بربادی بن کر۔ شاویز نفرت سے چور لہجے میں بولتا اس کی جانب سے رخ موڑ گیا تھا، جبکہ پریسے کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اس سے اپنا قدموں پر کھڑے ہو پانا بھی مشکل ہوا تھا۔ سفیان اور اپنے باقی خاندان والوں کی خود غرضی دیکھنے کے بعد اس کا دل صرف اور صرف شاویز سکندر کی طلب کرنے لگا تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ جو انسان اس کی خاطر محبت آگ میں کود سکتا ہے وہ اس سے کس قدر بے پناہ محبت کرتا ہوگا۔
मगर शावेज सिकंदर का यह नया रूप इसकी हस्ती फना कर गया था। इसे कतई अंदाज़ा नहीं था कि शावेज सिकंदर इससे इतनी नफरत करता था होगा। इसे इस वक्त अपने दिल पर बेपनाह गुस्सा आ रहा था कि जिसे मोहब्बत हुई भी थी तो कैसे बेरहम इंसान से, जो तकलीफ़ देने के सिवा कुछ नहीं जानता था। प्रीसे शावेज के पास आने से पहले सफियान से शादी से इनकार का पूरा इरादा कर चुकी थी, मगर अब शावेज की बातों से दिल बर्दाश्ता होकर खुद को सज़ा देने के लिए इसने सोच लिया था कि अब वो सफियान अफंदी से शादी ज़रूर करेगी। अब वो हर वो काम करेगी जिससे इसे अजियत मिले। वो खुद को खुद ही इस मोहब्बत की सज़ा देना चाहती थी। बिना किसी को बताए ब्लैक हाउस से निकल आई थी। इसका दुपट्टा ज़मीन पर घसीटता जा रहा था, मगर इसे किसी भी शय का कोई होश नहीं था। इसे बस खुद को अजियत देकर अपने दिल की इस तकलीफ़ को कम करना था जो शावेज सिकंदर की अपने लिए नफ़रत जानकर मिली थी इसे। सदीकी विला में हमदान और महरवस के निकाह में शिरकत करने के लिए तमाम मेहमान सुबह सुबह ही पहुंच चुके थे। हमदान की ख्वाहिश पर निकाह पूरी धूमधाम के साथ किया जा रहा था, जिसमें इसने अपने उन रिश्तेदारों को बुलवाया था जिनसे वो खुद बमुश्किल चंद एक बार मिला था। इसका मकसद सिर्फ महरवस को किसी भी सूरत घर से ना निकलने देना था। महरवस का तो किसी से रब्ता हो पा रहा था और ना ही हमदान की इतनी सारी कज़न के बीच वो बाहर निकल पा रही थी। महरवस की हालत बहुत ख़राब थी। जुनैद के सर पर मौत मंडला रही थी। वो जानते बूझते कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने अपने अनजाने कितने आदमियों के नंबरों पर फ़ोन कर डाला था, मगर उसकी कॉल ही नहीं जा पा रही थी। महरवस बहुत अच्छे से समझ रही थी कि हमदान ये सब जानबूझ कर रहा है, और वो ये भी जानती थी हमदान ये सब निकाह का भी सिर्फ एक नाटक कर रहा था। एसपी हमदान इस जैसी लड़की से कभी निकाह नहीं कर सकता। मरियम के चेहरे के पुरसकून तासुरात देखकर महरवस समझ गई थी कि मरियम को भी हमदान ने अपने साथ मिला लिया है। महरवस की परेशानी हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही थी। उसने कई बार दिल चाहा था कि जुनैद की ज़िंदगी बचाने की खातिर वो हमदान के सामने जाकर अपनी हकीकत बता दे, मगर वो जानती थी कि अगर इसने ऐसा कर दिया तो शावेज़ और हाजिम इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए वो अपने चाहने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं कर पाई थी। महरू, तुम परेशान लग रही हो, मुझे सब खैरियत है? नसरीन बेगम, जो महरवस की सच्चाई से वाकिफ़ थी, सुबह से इसे बेचैन देख कर वो पूछे बिना नहीं रह पाई थी। खाला जान, खैरियत बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आपका वो उल्टी खोपड़ी वाला भतीजा जुनैद को मारना चाहता है। वो इस तक पहुंच चुका है और जुनैद को खबर तक नहीं है। मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ, मगर उसने अनजाने मेरे मोबाइल को क्या कर दिया है। मैं किसी को कॉल ही नहीं कर पा रही हूँ। फराह आपी के मोबाइल से भी ट्राई किया, मगर नेटवर्क बहुत डाउन जा रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जुनैद को कुछ नहीं होना चाहिए। महरवस की आंखों से आंसू बह निकले थे। इन तीनों ब्लैक स्टार्स के लिए अपने लोग बहुत कीमती और अहम थे, जिन पर आई ज़रा सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसकी बात सुनकर नसरीन बेगम भी परेशान हो उठी थी। वो एक दो बार जुनैद से मिल चुकी थी। ये खबर सुनकर वो भी परेशान हुई थी। हमदान ऐसा क्यों करना चाहता है? जुनैद तो इतना अच्छा बच्चा है, आज तक मैंने इसे दूसरों के साथ भला करते ही देखा है। महरू, कुछ भी कर लो, करके इसे बचा लो। क्या मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? नसरीन बेगम ने अभी इतना ही कहा था जब किसी ख्याल के तहत महरवस की आंखें चमक उठी थी। वो कोई रस्म होती है ना, जिसमें दूल्हे को रुखसती से पहले दुल्हन से मिलने की इजाज़त नहीं होती। आप बस उसी का शोर मचा दें और हमना को यहाँ भेज दें। मैं उसे यहाँ बिठा कर बाहर जाऊँगी और आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लूँगी। महरवस ने उन्हें हामी भरते देख जल्दी से कहा था, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं सब संभाल लेती हूँ। नसरीन बेगम इसे स्याह शॉल निकाल कर थमाई थी जब उसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के साथ ही हमदान अंदर दाखिल हुआ। इसे वहां आता देखकर महरवस का रंग फक हुआ था। उसे जुनैद की बहुत फिक्र हुई थी। इसने जल्दी से शाल अपने पीछे करते हमदान से छुपाई थी, मगर हमदान की नज़र अंदर दाखिल होते ही शॉल पर पड़ चुकी थी। जारी है।